जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया सब्जेक्ट जो कि है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 8 to 10 मार्क्स का ये हमारा वेटेज रखता है सब्जेक्ट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। साथ में ये जो सब्जेक्ट है हम स्कूल कॉलेज में अपना उतना इस पर ध्यान देते नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग को मैं डिटेल में सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ। सारा का सारा सब्जेक्ट 3D इमेज की हेल्प से होगा। आईएस स्टैंडर्ड कोड के जितने भी हमारे पॉइंट्स स्पेसिफिकेशन है वो सब आप लोग को हैंड रिटन फॉर्म में मिलेंगे, वो कोड की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, जिससे आप लोग आसानी से उस चीज़ को समझ सको। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अपना ये पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। मेरा नाम विपिन कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी डिले के। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें स्टील स्ट्रक्चर की तो एक बार हम सिलेबस पे अपनी नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील आता है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, ये क्या होता है स्ट्रक्चरल स्टील, इसके बारे में हम जानेंगे। रिविट और इसेंट्रिक रिविट कनेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्चुअली में कनेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा रिविट आता है, बोल्ट आता है और बेल्डिंग आता है। तो बेल्डिंग, फिलेट बेल्ट, बट वेल्ड और इसेंट्रिक बेल्ट कनेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग टेंशन मेंबर पढ़ेंगे अपना। देन कंप्रेशन मेंबर, बुल्ट अप, कॉलम और लेसिंग और बेटन, ये सब एक्चुअली में कॉलम के ही पार्ट हैं, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। देन हम बीम पढ़ेंगे, बीम के ही पार्ट्स हमारे प्लेट गर्डर, गैंट्री गर्डर, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए जो हम बात करें कॉलम का, कॉलम बेस एंड ग्रिलेज फाउंडेशन हम पढ़ने वाले हैं। स्टील रूफ ट्रस भी हम पढ़ने वाले हैं। प्लास्टिक एनालिसिस भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। और टेंशन मेंबर और बीम मेंबर और कॉलम जो ये आपको एलएसएम से ही बताऊंगा। देखिए स्टील स्ट्रक्चर को जो पढ़ने का बेस्ट जो वे माना जाता है वो ये माना जाता है एक्सपर्ट्स के थ्रू, या फिर हमारे सर ने भी हमको पढ़ाया, पहले WSM पढ़ाया है, देन हमको LSM पे जंप कराया है। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप LSM पे जंप करते हो तो आप लोग को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा हमारे सर बोलते थे और ये रियलिटी भी है। क्योंकि जब आप लोग WSM अच्छे से क्लियर कर लेते हो तब आप लोग को LSM जो है लिमिट स्टेट मेथड जो वो आसानी से समझ आ जाता है। और अगर हम बात करें क्वेश्चंस जो आप लोग के MCQ एग्जाम बेस्ड जो होता है उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो WSM से आते हैं अभी भी, और 20% क्वेश्चन जो आते हैं वो आप लोग के LSM मेथड से आते हैं, लिमिट स्टेट मेथड से आते हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछने का तरीका होता है एग्जामिनर का। जबकि RCC में मैंने आप लोग को बताया था कि जस्ट इसका अपोजिट होता है कि नहीं। तो देखिए कुछ आप लोगों ने इस तरीके की बिल्डिंग्स देखी होंगी ज़रूर, आपने आसपास कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक बार ज़रूर नोटिस किया होगा। या फिर आप लोगों ने रेलवे का अगर ब्रिज वगैरह देखा हो, या रेलवे का आपने देखा होगा, रेलवे की जो ट्रस होते हैं, रूफ ट्रस वगैरह जो होते हैं, वो सब किसके बने हुए होते हैं, वो सब की सब क्या होती हैं, स्टील स्ट्रक्चर होती हैं। यानी कि स्टील स्ट्रक्चर जैसे कि हमारे पास RCC स्ट्रक्चर होती थी, RCC स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट से मिलकर के बनी हुई होती थी। वैसे ही जो हमारी स्टील स्ट्रक्चर होती हैं वो स्ट्रक्चरल स्टील से मिलकर के बनी हुई होती हैं। ध्यान से सुनना, जो हमारे पास RCC स्ट्रक्चर होती थी वो रेनफोर्समेंट सीमेंट और कंक्रीट से मिलकर के बनी हुई होती थी। ध्यान से सुनो, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो आप लोग की RCC स्ट्रक्चर होती थी वो रेनफोर्समेंट सीमेंट और कंक्रीट से मिलकर के बनी हुई होती थी। सेम इसी तरीके से जो हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर होंगी, जो स्टील स्ट्रक्चर होंगी वो किससे मिलकर के बनी हुई होंगी, वो स्ट्रक्चरल स्टील से मिलकर के बनी हुई होंगी। किससे मिलकर के बनी हुई होंगी भाई, स्ट्रक्चरल स्टील से मिलकर के बनी होंगी। अब देखो ये सब की सब क्या है, आप लोग की स्टील स्ट्रक्चर है, लेकिन इन स्टील स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कहीं पर आपका कॉलम लगा हुआ है, कहीं पर ये आप लोग का बीम लगा हुआ है, तो कहीं पर आप लोग देखोगे कि स्ट्रक्ट या फिर टाई मेंबर ये लगे हुए हैं। तो ये सब के सब क्या हैं, जो अलग अलग हम मेंबर्स के नाम मैं ले रहा हूँ, इन सब मेंबर्स के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही। साथ में ये जो मेंबर हैं ये क्या है, स्ट्रक्चरल स्टील है। क्या है सर हमारे पास, स्ट्रक्चरल स्टील है। जैसे कि इसमें देखो ये हमारे पास कॉलम हो गया, ये हमारे पास बीम हो गया, तो ये सब के सब क्या है, स्ट्रक्चरल स्टील है। तो आज हम अपना जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। जो हमारे पास स्ट्रक्चरल स्टील है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए सर, जो आपके पास स्टील स्ट्रक्चर है, जो स्टील स्ट्रक्चर है, जैसे कि नाम ही सब्जेक्ट का हमारा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो स्टील स्ट्रक्चर है और डिज़ाइन का क्या मतलब है। तो देखिए डिज़ाइन हम अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप स्टील स्ट्रक्चर को देखो। तो जब आप स्टील स्ट्रक्चर को देख रहे हो, कोई भी स्टील स्ट्रक्चर है, तो उसमें दो चीज़ें हैं, है कि नहीं। जैसे सपोज ये हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर का कोई एक छोटा सा पोर्शन हमने लिया है, तो एक तो इसमें मेंबर है, आप देखो ये सबके सब क्या है, मेंबर है। और दूसरा क्या है, कनेक्शन है जिससे ये जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। जब आपने रेलवे ब्रिज देखा होगा अपने आसपास, तो रेलवे ब्रिज में क्या नोटिस करा होगा,
कि उसमें या तो कुछ ना कुछ मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर आपस में क्या है किसी ना किसी कनेक्शंस की हेल्प से क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो वैसे ही जो हमारे पास यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर होने वाला है, ये स्टील स्ट्रक्चर में क्या होगा, मेंबर्स होंगे या फिर सेक्शंस होंगे, क्योंकि इन्हीं मेंबर्स का दूसरा नाम हम क्या दे देते हैं, सेक्शन दे देते हैं। तो या तो सेक्शन बोल दो इनको या फिर क्या बोल दो, मेंबर। तो कोई भी जो स्टील स्ट्रक्चर होगी हम बोल सकते हैं उसके दो कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे सर, टू कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से टू कंपोनेंट होंगे, एक तो मेंबर्स होंगे और साथ में या फिर हम उसको सेक्शन बोले, या फिर दूसरा क्या होगा हमारा, कनेक्शन या फिर जॉइंट होगा। क्या होगा, कनेक्शन या जॉइंट होगा। ठीक है। अब सर ये जो कनेक्शन या जॉइंट है ये हम बनाते कैसे हैं, तो देखो आपने देखा होगा कनेक्शन या जॉइंट जो बने हुए होते हैं वो या तो रिविट्स की हेल्प से बने हुए होते हैं, या बोल्ट्स की हेल्प से बने हुए होते हैं, या वेल्डिंग की हेल्प से बने हुए होते हैं। जब इन दो मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए आप रिविट का यूज कर रहे हो तो रिविट कनेक्शन बोल देंगे। जब इन टू मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए आप बोल्ट का यूज कर रहे हो तो बोल्ट कनेक्शन हम उसको बोल देंगे। और जब यहाँ पे आप वेल्डिंग कर रहे हो तो आप उसको क्या बोल दोगे सर, वेल्डिंग कनेक्शन बोल दोगे। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कनेक्शन यूज कर रहे हो, किस टाइप का कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हो। ये डिपेंड करता है मेंबर्स के ऊपर कि कैसे मेंबर्स हैं आप लोग के, मेंबर्स जो हैं वो वेल्डेबल हैं कि नहीं है। तो वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर कौन सा कनेक्शन हमारा सुटेबल रहेगा। ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास आता है मेंबर्स या सेक्शन। तो मेंबर या सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, जैसे कि इस मेंबर को देखो तो ये आपके पास आई मेंबर है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो देखो आइडिया होता ही है हमको, क्योंकि हम पहले पढ़ रखे होते हैं स्कूल कॉलेजेस में अपने। तो ये हमारे पास क्या आई सेक्शन है। ठीक है, तो आई सेक्शन है तो ये आई मेंबर हो गया। वैसे इसको देखो तो ये आप लोग के पास सी है, चैनल सेक्शन है ना। तो हमारे पास क्या होता है, जो मेंबर या सेक्शन होते हैं हमें इनमें सेलेक्ट करना होता है सुटेबल सेक्शन। कैसा सेलेक्ट करना होता है, सुटेबल। जैसे कि यहाँ पे मैंने आई सेक्शन ही क्यों लिया है सर, मैंने यहाँ पे चैनल सेक्शन ही क्यों लिया है सर, मैंने यहाँ पे चैनल सेक्शन ही क्यों लिया है। तो ये जो होता है सुटेबल सेक्शन होता है। ठीक है, तो इसी सुटेबल सेक्शन को कि हमारा कौन सा सेक्शन सुटेबल रहेगा, ठीक है, हमारी लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो हमको कौन बताता है, तो उसके बारे में बताता है हमको हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड। और हमारे पास जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, अगर हम बात करें WSM से, तो WSM के अकॉर्डिंग जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है वो है 800 1984। और जबकि हम LSM की बात करें तो LSM के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है वो है हमारे पास 800 2007। तो ये हमारे पास लेटेस्ट कोड है जो LSM है, और ये हमारे पास कौन सा है, WSM है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना तो क्लियर हुआ होगा जो मैंने आप लोग को बेसिक बताया। स्टील स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती हैं, एक मेंबर और एक कनेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं सर डिज़ाइन की। किसकी बात करते हैं, डिज़ाइन की। तो देखो जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि डिज़ाइन जो होगा हमारा, पहले हम WSM पे पढ़ने वाले हैं, तो हम जो अपना यूज़ करने वाले हैं कोड वो IS कोड यूज़ करेंगे 800 1984 पहले। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को LSM भी पढ़ाऊँगा, इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो 800 2007 वाला, ये LSM कोड भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊँगा, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ। जैसे मैंने RCC में आप लोगों को प्री स्ट्रेस कंक्रीट तक कराया है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कराई, वैसे यहाँ पे भी आप लोगों को मैं सारी चीज़ें कराऊँगा। तो बिल्कुल आप लोगों को लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देखते जाओ, सारी की सारी चीज़ें 3D इमेज की हेल्प से आप लोगों को क्लियर कराने वाला हूँ। क्लियर। चलिए, अब हम बात करते हैं सर डिज़ाइन की। तो आप कहोगे सर जब हम RCC में डिज़ाइन करते थे तो RCC में डिज़ाइन करने का मेन मकसद होता था हमारे पास कि सेक्शन की विड्थ क्या रखें हम, सेक्शन की डेप्थ क्या रखें हम, सेक्शन में जो हम स्टील एनफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो कितना प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होता था, मेन टारगेट होता था। ये क्या होता था हमारे पास, मेन टारगेट होता था कि ये हमारे दिमाग में होता था कि अगर हम RCC का कोई मेंबर डिज़ाइन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते थे। सर यहाँ पे क्या चीज़ रहेगी, तो देखो जब यहाँ पे आप डिज़ाइन करोगे तो यहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होंगी। एक तो डिज़ाइन ऑफ मेंबर, कि आप कौन सा मेंबर डिज़ाइन कर रहे हो, कि आपका जो सुटेबल मेंबर है, कि आप लोग वहाँ पे टेंशन मेंबर यूज़ करने वाले हो, कंप्रेशन मेंबर यूज़ करने वाले हो, कि फ्लेक्सुरल मेंबर यूज़ करने वाले हो। एक तो ये चीज़ रहेगी। दूसरा रहेगा डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन। डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन, क्या आप रिविट कनेक्शन वहाँ पे सुटेबल रहेगा, कि बोल्टेड कनेक्शन रहेगा, कि वेल्टेड कनेक्शन रहेगा, कौन सा कनेक्शन हमारा सुटेबल होने वाला है। या फिर हम ये बोलेंगे कौन सा जॉइंट हमारा सुटेबल होना है। तो दो चीज़ें हमारे पास डिज़ाइन में, एक तो डिज़ाइन ऑफ मेंबर और एक है डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन, यानी कि दो चीज़ें हमारे पास निकल करके आती हैं। अब बात करते हैं सर डिज़ाइन ऑफ मेंबर की। तो देखिए सर डिज़ाइन ऑफ मेंबर का सिंपल सा इतना सा मतलब है कि हमको सेलेक्ट करना सुटेबल सेक्शन।
जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया कि हमारा कौन सा सेक्शन सुटेबल होगा लोडिंग कंडीशन को देखते हुए, कि वहाँ पे आई सेक्शन सुटेबल होगा, कि वहाँ पे ट्यूबलर सेक्शन सुटेबल होगा, कि वहाँ पर चैनल सेक्शन सुटेबल होगा, कि एंगल सेक्शन सुटेबल होगा। ये कौन कौन से सेक्शन होते हैं अभी आने वाली वीडियोज़ में सब आप लोगों को सेक्शन बीम कितनी भी चीज़ें इंट्रोडक्शन में मान करके चलो कि हमारी 2 to 3 क्लासेज यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देखने को मिलेंगी आपको। और जितना अच्छे से आप इंट्रोडक्शन कर लोगे उतना ही आप लोगों को आगे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है। दूसरा हमारा क्या रहेगा, एक तो सुटेबल सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट हमें हमेशा अपने माइंड में रखना होता है। ये मैंने आप लोगों को आरसीसी में भी बताया था, यही सेम हमारा स्टील में भी फॉलो होगा, ये सब जगह पर यही फॉलो होता है हमारा। कोई भी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जब कहीं पर भी हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो यही कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो हो रहा होता है कि जो अप्लाइड स्ट्रेसेस होती हैं वो लेस देन होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए हमारी किसकी, परमिसेबल स्ट्रेसेस के, तभी हमारा कोई भी जो डिज़ाइन है वो कैसा रहेगा, सेफ़ रहेगा। अगर किसी भी वजह से आपकी जो अप्लाइड स्ट्रेसेस हैं अगर वो ज़्यादा हो गई परमिसेबल स्ट्रेसेस से, तो वो क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। अब देखो सबसे पहले ये समझो कि परमिसेबल स्ट्रेस होती क्या है, क्योंकि जो हमारा आईएस कोड है, चाहे वो हमारे पास डब्ल्यूएसएम मेथड हो चाहे वो हमारे पास एलएसएम मेथड हो, वो हमें क्या करता है, इसी परमिसेबल स्ट्रेस के बारे में बताता कि कोई भी अगर सेक्शन है, कोई भी सेक्शन है या फिर कोई भी मेंबर है हमारे पास, तो उसकी कितनी परमिसेबल स्ट्रेस होगी। और अगर एक बार हमें परमिसेबल स्ट्रेस पता चल गई, सपोज आप जिस पेन कॉपी को लेकर के अभी आप पढ़ रहे हो, तो आपको पेन को मालूम है, आपका जो पेन है आपको मालूम है कि वो 100 पेजेस लिख सकता है, तो आपको उसकी परमिसिबल वैल्यू पता है, आपकी उसकी अलाउेबल वैल्यू पता है कि इसकी 100 पेजेस ये एक पेन लिख सकता है, तो वो उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, वो उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। अब आप एग्ज़ाम देने जाओ और आपको मालूम है एग्ज़ाम में आपको 150 पेजेस लिखने हैं, कितने पेजेस लिखने हैं, 150 पेजेस लिखने हैं, और आप वही पेन लेकर के चले जाओ, तो आपका क्या होगा, आप तो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे, आप तो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे, क्योंकि आपको पता था ऑलरेडी कि आपका पेन जो है वो 100 पेजेस लिख सकता है, लेकिन आप 150 पेजेस लिखने के लिए अपना वही पेन लेके गए, तो आपने क्या करी, गलती। और अगर आप गलती करोगे तो आप क्या होगे, फेल, आप क्या होगे, फेल। लेकिन हाँ, आपको मालूम था कि आपका पेन जो है वो 100 पेजेस लिख सकता है और आपको एग्ज़ाम में 90 पेजेस लिखने थे, तब तो आप सेफ़ हो, तब तो आप अच्छा खेल गए भाई, है कि नहीं। तो बस यही चीज़ होती है हमारे डिज़ाइन में मेन, कि आपकी जो अप्लाइड स्ट्रेसेस हैं, जो आने वाली स्ट्रेसेस हैं, अगर वो कम है उसकी परमिसिबल वैल्यू से, तो हमारा क्या है, आप लोग का मेंबर क्या कर जाएगा, डिज़ाइन क्या कर जाएगा, सेव कर जाएगा। अब देखो, इसी जो परमिसिबल स्ट्रेस है इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, इसी को क्या बोलते हैं, अपनी मेंबर की स्ट्रेंथ बोल देते हैं, मेंबर की क्या बोल देते हैं, स्ट्रेंथ बोल देते हैं। या फिर स्ट्रेंथ को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि आप लोग पढ़ते आए हो कि सर स्ट्रेंथ जो होती है वो होता था लोड रजिस्ट बाई मटेरियल ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। यानी कि कोई भी मटेरियल कितना लोड रजिस्ट कर रहा है अपना पर यूनिट एरिया। सपोज ऐसे समझो, एक तरफ स्टील है और एक तरफ एलुमिनियम है, ठीक है, इसका स्टील का ब्लॉक है, ये एलुमिनियम का ब्लॉक, स्टील के ऊपर लोड लगाया, स्टील ने लोड सहन कर लिया 100 किलोग्राम, ठीक है, 100 किलोग्राम, और इसने एलुमिनियम ने सहन कर लिया 80 किलोग्राम, कितना, 80 किलोग्राम, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी हुई, स्टील की स्ट्रेंथ हुई 80 किलोग्राम। अब एलुमिनियम की स्ट्रेंथ कितनी हुई, 80, सॉरी, स्टील की स्ट्रेंथ कितनी हुई, 100 किलोग्राम, और एलुमिनियम की कितनी हुई, 80 किलोग्राम। क्योंकि अगर आपने स्टील पे, अब समझ लो, 100 की जगह पर अगर आपने 110 किलोग्राम जैसे ही लोड लगाओगे तो स्टील का ब्लॉक क्या कर जाएगा, पिचक जाएगा, ये क्या कर जाएगा, पिचक जाएगा, मतलब ये क्या कर गया, फेल। तो हमें इसकी स्ट्रेंथ पता चल गई कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 100 किलोग्राम। वैसे ही हमें एलुमिनियम की पता चल गई कितनी है, 100 किलोग्राम है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमम परमिसिबल या अलाउेबल स्ट्रेस इज नॉन एज स्ट्रेंथ, यानी कि कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को आप अलाउ कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने स्टील का ब्लॉक लिया था और मैंने बोला कि 100 इसकी स्ट्रेंथ है, तो आप इस पर 100 अलाउ कर सकते हो। तो मैक्सिमम कितना आप परमिट कर सकते हो या अलाउ कर सकते हो स्ट्रेस को, वो आपकी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है कि नहीं। तो अब एक बार अगर हमें किसी भी मेंबर की, चाहे वो आई सेक्शन है, चाहे वो चैनल सेक्शन है, चाहे वो एंगल सेक्शन है, कोई भी अगर सेक्शन है, अगर हमें इसकी परमिसिबल वैल्यू पता लग गई कि इसकी इतनी परमिसिबल वैल्यू होती है, तो फिर हम उस पर अप्लाइड स्ट्रेस क्या रखेंगे, उससे कम कम रखेंगे, और हमारा डिज़ाइन क्या रहेगा, सेफ़ रहेगा, और हम क्या बन गए साहब, इंजीनियर बन गए। लो, इतनी सी फंक्शनैलिटी समझ करके आप क्या बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो। बस यही डिफरेंस होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, इंजीनियर और एक मिस्त्री, देखो एक बिल्डिंग तो मिस्त्री बना सकता है, फिर इंजीनियर की क्या खास बात है, तो वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके क्या करता है, आपकी जो बिल्डिंग होती है उसको इकोनॉमिक कर देता है।
कैसा कर देता है, उसको इकोनॉमिक कर देता है, डिज़ाइन को कम खर्च में आप लोगों का बिल्डिंग को बना देता है। बस यही डिफरेंस होता है इंजीनियर और मिस्त्री में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अप्लाइड स्ट्रेस जो आने वाली है और जो परमिसिबल है, यानी कि जो एक तरीके से स्ट्रेंथ है और वो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू जो होती है, वो आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि किसी भी मेंबर की क्या होती है, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, जब डिज़ाइन ऑफ मेंबर की बात होगी तो डिज़ाइन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, तो उसमें कम टेंशन मेंबर हो सकता है, कंप्रेशन मेंबर हो सकता है और फ्लेक्चुरल मेंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको डिज़ाइन, तो डिज़ाइन देखिए, जब हम बात करते हैं सपोज कंप्रेशन या फिर टेंशन मेंबर की, कंप्रेशन या फिर टेंशन मेंबर के डिज़ाइन की बात करते हैं, तो हमको मालूम है जो आने वाली स्ट्रेस है वो कितनी होंगी, लोड अपॉन एरिया, क्योंकि जितना भी लोड आ रहा है और जितना मेंबर का एरिया यही तो होगा। तो यहाँ से हम लोड अपॉन एरिया, और जब यहाँ से हम अपना एरिया निकालना चाहें, प्राइमरी कंसर्न जो रहेगा हमारा एरिया निकालना रहेगा, तो एरिया अगर हम निकालेंगे तो एरिया जो हो जाएगा हमारा, तो अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहूँ, पी ये अलाउबल स्ट्रेस को इधर ले आऊँ और एरिया को इधर ले जाऊँ, तो यहाँ पे मेरे एक चीज़ क्लियर होगी, जब मैं कंप्रेशन और टेंशन मेंबर डिज़ाइन करूँगा तो उसका जो एरिया होना चाहिए वो मोर देन होना चाहिए लोड अपॉन अलाउएबल स्ट्रेस से। तो अलाउएबल स्ट्रेस मुझे पता होंगी मेंबर की, लोड भी मुझे पता होगा आने वाला लोड कितना है स्ट्रक्चर पे, और मेंबर की स्ट्रेंथ भी मुझे पता होगी। तो उन दोनों का रेशियो लेकर के जो एरिया मैं निकाल रहा हूँ, तो मैं ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेंबर मैंने लिया है, चाहे वो कंप्रेशन मेंबर लिया हो या फिर टेंशन मेंबर लिया हो, उसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसका जो एरिया होना चाहिए, सॉरी उसका जो एरिया होना चाहिए वो इस ए से क्या होना चाहिए, इस ए से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपने यहाँ से एरिया निकाला वो मोर देन पी अपॉन सिग्मा ए आया, यानी कि ये जो एरिया आ रहा है और ये जो हमारा मेंबर का एरिया, टेंशन मेंबर या कंप्रेशन मेंबर का जो एरिया है, वो इस वैल्यू से, जो पी अपॉन अलाउबल स्ट्रेस की जो वैल्यू है, यहाँ से ज़रूर ये आप लोगों का किस में आएगा, एम एम स्क्वायर में आएगा। तो ये एम एम स्क्वायर में आएगा, तो ये जो हमने कंप्रेशन और टेंशन मेंबर लिया है, इसका एरिया इस वैल्यू से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारा डिज़ाइन क्या रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है। अब ये तो होगी सर कंप्रेशन और टेंशन मेंबर की बात, लेकिन आपने एक और मेंबर भी तो हमको बताया, फ्लेक्चुरल मेंबर। तो देखो, फ्लेक्चुरल मेंबर का मतलब होता है बेंडिंग। फ्लेक्चुरल का मतलब क्या होता है सर, बेंडिंग होता है। फ्लेक्चुरल का मतलब क्या होता है सर, बेंडिंग होता है। तो जब हमको मालूम है कि हमारे पास एक बीम है और उसके ऊपर अगर यूडीएल या कोई भी लोड लगा हुआ तो वो बेंड करने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से उसमें हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, कितना आ रहा है, WL²/8 है कि नहीं। तो हमको मालूम है कि इस बेंडिंग की वजह से क्या होगा, इसमें स्ट्रेस डेवलप होंगी, इसमें क्या होंगी, स्ट्रेस डेवलप होंगी, जिनको हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे सर, बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे। और ये बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए हमारे पास बेंडिंग इक्वेशन होती है, एम अपॉन आई इजिकल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो यहाँ से जब सिग्मा की वैल्यू निकालूंगा तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वाई अपॉन आई। तो जो सिग्मा आया हमारे पास एम वाई अपॉन आई, अब मैं सिग्मा को लिख सकता हूँ एम अपॉन आई अपॉन वाई, ठीक है। और आई अपॉन वाई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होती है, इन दोनों को मिला करके बन जाता है जेड, और इस जेड को हम क्या कहते हैं सर, सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। आई होप आप लोगों ने मेरी सोम की और आरसीसी क्लास पढ़ रखी होंगी, तो आप लोगों की कोई इसमें कोई डाउट होगा नहीं। तो जेड क्या हो जाता है हमारे पास, सेक्शन मॉडुलस। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम फ्लेक्सुरल मेंबर को डिज़ाइन करेंगे तो ध्यान में किस चीज़ को रखेंगे, हम अपने सेक्शन मॉडुलस को। तो देखो यहाँ पर जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेस आएंगी, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो आएगी वो कितनी होगी, एम अपॉन जेड, क्योंकि ये फॉर्मूला हमको मालूम है। अब ये जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ रही है फ्लेक्सुरल मेंबर में, वो हमारी लेस देन होनी चाहिए अलाउएबल स्ट्रेस से। किससे कम होनी चाहिए, अलाउएबल स्ट्रेस इन बेंडिंग। अभी हम पढ़ेंगे सबको, मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस केस में कितनी स्ट्रेस होती है, ये सब हमें कोड ने बता रखा है, ठीक है। बस क्या करूंगा मैं कि कोड की जो सिंपल सी उसकी हार्ड सी जो लैंग्वेज है उसको सिंपल आप लोग को बना करके बस बता दूंगा। तो ये वैल्यू हमको पता होगी अलाउएबल स्ट्रेस। तो यहाँ से जब हम जेड निकालेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोर देन हमारे पास एम अपॉन सिग्मा अलाउएबल, यानी कि जो एम अपॉन सिग्मा अलाउएबल से जो हमको सेक्शन की वैल्यू मिलेगी, और जो हम मेंबर यूज़ कर रहे हैं, जो मेंबर यूज़ कर रहे हैं उसका सेक्शन मॉडुलस इस वैल्यू से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा सेक्शन क्या रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है। सेक्शन क्या रहेगा, सेफ। तो इतना जो मैंने आप लोग को बताया, इसका मैं कंक्लूजन आप लोग को निकाल करके बताता हूँ। जब भी हम सिलेक्शन करते हैं मेंबर का, तो मेंबर को जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम याद रखना, जब हम कंप्रेशन मेंबर को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो टोटल एरिया के बेस पर डिज़ाइन करते हैं। जब टेंशन मेंबर को हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो नेट एरिया के बेस पर हम डिज़ाइन करते हैं। और जब हम बीम को या फिर फ्लेक्सुरल मेंबर को डिज़ाइन करते हैं तो सेक्शन मॉडुलस के बेस पर डिज़ाइन करते हैं। किसके बेस पर डिज़ाइन करते हैं गाइस, सेक्शन मॉडुलस के बेस पर डिज़ाइन करते हैं। जब कंप्रेशन, टेंशन और बीम आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय आप लोग को ये मैं फिर से रिकॉल कराऊंगा,
फिर से रिकॉल कराऊंगा, मैं आपको बोलूँगा कि हम पढ़ाए थे आपको, तो आप बोलोगे कि हाँ सर हम पढ़े थे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जब हम कंप्रेशन मेंबर का डिज़ाइन पढ़ेंगे तो टोटल एरिया कंसिडर करते हैं, और ये आप लोगों को वहाँ पे और ज़्यादा एलोबरेट करूँगा इमेजेस की हेल्प से। अभी तो बस आप ये समझ लो, थोड़ा सा बस आप लोगों को बताया कि सेक्शन मॉडुलस आया है, एरिया आया, तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो टोटल एरिया होता है उसके बेस पे कंप्रेशन मेंबर को, नेट एरिया होता है उसके बेस पे टेंशन मेंबर को, और जो सेक्शन मॉडुलस होता है उसके बेस पर बीम को हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, अगर आप सबसे पहले तो इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हो, ठीक है, ये पीडीएफ भी मैं आप लोग को फ्री प्रोवाइड कराने वाला हूँ, सिर्फ इस स्टील स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स की, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोग को और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। इसके साथ ही देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे 2 कोर्सेज़ चल रहे हैं, जिसमें ये जो कोर्स चल रहा है आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, इस कोर्स को नाम दिया हमने अपना वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स। इसको हमने क्या नाम दिया, वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स। और साथ में इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। तो ये जो कोर्स हमारा चल रहा है ये बहुत नॉमिनल फीस पर चल रहा है, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। साथ में इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आप लोग को मिल रहे हैं, 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी होगी। यहाँ पर पीडीएफ आप लोग को मिलेगी, ठीक है। डेली टेस्ट यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। डेली टेस्ट यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो आप लोग को, हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु, क्या है, वीआईपी सिविल गुरु, वहाँ पर आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगी। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जा करके आप इसको विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। साथ में आप प्ले स्टोर पे जा करके भी सिंपल सर्च कर सकते हो वीआईपी सिविल गुरु, तो आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके वहाँ भी आप इनरोल हो सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सअप नंबर 8077283538 पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल भी आप इस पर कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज़ वगैरह है कोर्स को लेकर के तो आप हमसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी क्वेरीज़ आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारा पहला कोर्स। दूसरा कोर्स जो हमारा चल रहा है वो हमारा गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन है, तो वो भी आप लोग का एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और दोनों ही कोर्स आपको बताऊं, जो हमारी ट्यूशन फ़ी होती है ना, जो हमारी ट्यूशन फ़ी होती थी 10-12 की, जो 10-12 की ट्यूशन फ़ी होती थी वो हमारी 500 या 600 रुपीज़ होती थी पर मंथ, ठीक है। अभी तो ज़्यादा हो गई है, 1000 तक हो गई। इससे भी कम प्राइस पर 1 ईयर के साथ आप लोग को ये कोर्स मिल रहा है, ठीक है। और इतने कम प्राइस पर कोई भी प्लेटफॉर्म आपको ये कोर्स प्रोवाइड नहीं करा सकता, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इतने कम प्राइस पर अगर आप इतना बेहतरीन कंटेंट अगर आप चाहते हो, पीडीएफ और वीडियोस वगैरह, तो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई इतने में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा, ठीक है। तो आप जा करके देखिए, आपको अच्छा लगे, पहले आप देखिए, आप डेमो वीडियो देखिए, चैनल पर बहुत सारी डेमो वीडियो पड़ी हुई, पहले उनको देखिए, जज कीजिए, आपको अच्छा लगे तभी आप परचेज़ कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना, आपको अच्छा लगे तो आप जाइए एप्लीकेशन पर, इनरोल कीजिए, ऑफ़र भी चल रहा है तो आप जा करके उसको देख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपना। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि जो हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास क्या गाइस स्टील स्ट्रक्चर है, तो एक सेकेंड, हम वहीं पे चलते हैं, बिल्कुल guys, ठीक है। देखिए, मैंने अभी आप लोग को बताया था कि हमारे पास कोई भी क्या होती है, स्टील स्ट्रक्चर होती है, स्टील स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो स्टील स्ट्रक्चर होती है किससे मिलकर के बनी हुई होती है, ये सर स्ट्रक्चरल स्टील से मिलकर के बनी हुई होती है। किससे मिलकर के बनी हुई होती है, स्ट्रक्चरल स्टील से मिलकर के बनी हुई होती। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, सर ये स्ट्रक्चरल स्टील होती क्या है, पहले तो हमको ये बताइए। तो देखिए, अगर हम स्ट्रक्चरल स्टील की बात करें जिससे मिलकर के हमारी ये बनी हुई है, जो स्टील स्ट्रक्चर हमारी बनती है, ये जो स्टील होती है इसमें हमारा एलोय होता है। ये क्या होता है, हमारा एक एलोय होता है, एलाउ नहीं है, एलोय है, गलत लिख दिया एक्चुअली में, एक सेकेंड रुकिए मैं इसको सही कर देता हूँ। ये हमारा एलोय है, ठीक है। तो स्टील क्या होती है सर, स्टील जो होती है हमारे पास वो एलोयज होता है। किसका एलोय होता है, तो ये आयरन होता है, इसमें क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, निकिल होता है और कॉपर होता है। ये सब क्या होते हैं, इसमें आपस में मिले हुए होते हैं। और हमको मालूम है जब हमारे पास मोर देन 2 या 3 मेटल जब एक जगह कंबाइन होते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वो एलोय कहलाता है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अयस्क, अगर आपने पढ़ा हो तो हिंदी में, ठीक है। तो एलोय हो जाता है। अब सर जो हमारे पास स्ट्रक्चरल स्टील है, ये हमारे पास होती क्या है, इसको हम डिफ़ाइन क्या करेंगे। तो ये कुछ भी नहीं है, जो हम आरसीसी में अपना माइल्ड स्टील पढ़ते थे,
आपको याद होगा आरसीसी में आप माइल्ड स्टील पढ़ते थे जिसको आप बोल देते Fe250। तो ये वही होती है, Fe250 ही होती है, लेकिन इसको हम करते क्या, माइल्ड स्टील विद मॉडिफाइड प्रॉपर्टीज़। यानी कि ये होती तो हमारी माइल्ड स्टील ही है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कर देते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं और बेहतरीन इसको हम बना देते हैं। तो जब हम और मॉडिफाई कर देते हैं माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टीज़ को तो हम उसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील। अब इसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारे हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड कोड हैं, जैसे कि 1977 है, 2062 है, 961 है, या फिर 8500 है। तो इस तरीके के बहुत सारे कोड्स हैं। तो बहुत सारे कोड हमारे पास हैं इस तरीके के, जो हमको ये बताते हैं कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रक्चरल स्टील को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो स्टील स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज, निकल, कॉपर है। तो इन सब का कुछ ना कुछ तो रोल होता होगा, इन सब का कुछ ना कुछ तो रोल होता होगा। जैसे कि आप खाना बनाते हो, ठीक है, तो खाना अगर आप बना रहे हो तो उसमें, अगर आप सब्जी बना रहे हो तो सब्जी जब उसमें बनाते हो तो उसमें तेल भी डालते हो, आप उसमें मिर्च भी डालते हो, उसमें नमक भी डालते हो, ठीक है, उसमें हल्दी भी डालते हो। तो जो आप सारी चीज़ें डालते हो तो इनमें सबका अपना अपना कुछ ना कुछ रोल होता है कि नहीं। तो जब आप स्टील बना रहे हो तो स्टील में आप आयरन भी डाल रहे हो, क्रोमियम भी, मैग्नीज भी, निकल भी, कॉपर भी। तो इन सबको जब आप डाल रहे हो तो इन सब का कुछ ना कुछ तो रोल होता होगा ना। और यही जो रोल होता है, यहीं से हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक क्वेश्चन यहीं से हमारा फ्रेम होता है। तो वो क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। तो कई बार तो देखो ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा जाता है, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में क्या क्या हमारा इसमें पड़ा हुआ होता है, जो स्ट्रक्चरल स्टील होती है कितने परसेंट में होता है और उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास आयरन। तो आयरन जो होता है सर, ये 97 से 98% तक होता है और ये स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। जो स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा, वो आयरन रेस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमियम की बात करें सर, क्रोमियम 0.8 से लेकर के 1.1% तक होता है और ये कोरोजन से रजिस्ट करने में हेल्प करता है। कार्बन की बात करें तो 0.23 से लेकर के 0.33% तक होता है, जो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और डक्टिलिटी क्या कर देता है, कम कर देता है। और मोलबेडियम की बात करें तो मोलबेडियम जो होता है ये आपका 0.15 से लेकर के 0.25% तक होता है और रजिस्ट करता है टेम्परेचर। क्या करता है, टेम्परेचर से रजिस्टेंस करने में हेल्प करता है। निकल की बात करें तो 0.005% होता है और टफनेस, ठीक है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, टफनेस के लिए, टफनेस को बढ़ाता है। और जो मैग्नीज होता है, तो मैग्नीज जो होता है वो 0.4 से लेकर के 0.6% तक होता है और ये स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो आप लोग का जेई का क्वेश्चन है, जो आपको मैंने बताया था, मोलबेडियम जो है ये आप लोग का रजिस्ट करता है टेम्परेचर को। ये एसएससी जेई में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी सभी फैक्टर्स कहीं ना कहीं आप लोग के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखो इनमें भी जो है दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक आयरन और एक कार्बन, ठीक है। तो इन आयरन और कार्बन को मैं आप लोगों को और डिटेल में पढ़ा देता हूँ। तो देखो आयरन की बात करें, आयरन कितने तरीके का होता है, तो मेनली 3 तरीके का होता है। पिग आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है और राउट आयरन होता है, ठीक है। तो इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करें पिग आयरन की, तो पिग आयरन आप लोग का रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल कहलाता है, यानी कि कच्चा लोहा आप इसको कह सकते हो। जो कच्चा लोहा होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो आप लोग का कौन सा होता है, पिग आयरन होता है। इम्प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की, जो इम्प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की, वो पिग आयरन होता है। और इसमें कार्बन जो होता है वो 3.5 से लेकर के 4.5% तक होता है। 3.5 से लेकर के 4.5% तक होता है। और कास्ट आयरन की अगर हम बात करें तो कास्ट आयरन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 2 to 4% होता है। कितना होता है, 2 से 4% तक इसमें कार्बन परसेंटेज होता है। वहीं पे बात करें राउट आयरन की, तो राउट आयरन जो होता है हमारे पास, ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की। और इसमें कार्बन जो होता है वो आप मान सकते हो, वैसे तो जनरली लिखा हुआ होता है 0.15 टू लेकर के 0.30% तक होता है। लेकिन एग्जाम में जो पूछा गया वो ये पूछा गया था कि किस में कार्बन लेस देन 0.15% होता है। तो वो याद रखेंगे आप लोग का, किस में होता है, राउट आयरन में होता है। किस में होता है, राउट आयरन में होता है। अब देखो इन सब में मैं आप लोगों को एक चीज़ कॉमन बता रहा हूँ, चाहे पिग आयरन हो, कास्ट आयरन हो या फिर राउट आयरन हो, इन सब में कार्बन परसेंटेज है, किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम है। तो इस कार्बन परसेंटेज का क्या रोल है सर, वो हमको बताइए। तो देखिए कार्बन परसेंटेज की अगर रोल की मैं आप लोगों से बात करूँ, तो कार्बन जो होता है ये प्रोवाइड कराता है हार्डनेस और स्ट्रेंथ।
क्या प्रोवाइड कराता है? हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता। तो जैसे जैसे आप कार्बन की परसेंटेज बढ़ाते जाते हो तो हार्डनेस बढ़ती जाती है, और हार्डनेस बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी आपकी? बढ़ती जाएगी। लेकिन एक तरफ आप जब कार्बन परसेंटेज बढ़ाते हो तो आपकी डक्टिलिटी कम हो जाती है। डक्टिलिटी क्या हो जाती? कम हो जाती, और जो ब्रिटलनेस होती है वो आप लोग की बढ़ जाती है। अब क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या डक्टिलिटी होती है, क्या ब्रिटलनेस होती है, ये मैं आपको सोम के फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। तो मैं आप लोग को स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप वो लेक्चर भूल चुके हो तो प्लीज़ आप एक बार सोम का जो लेक्चर है उसको ज़रूर विजिट कर लेना। फर्स्ट 1 या 2 3 लेक्चर जो हैं वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से आप लोग को बेसिक्स या डेफिनेशन वगैरह क्लियर हो जाएंगी कि सर डक्टिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होती है और स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए, जो हम अपनी स्ट्रक्चरल स्टील पढ़ रहे हैं, जो हम स्ट्रक्चरल स्टील पढ़ रहे हैं अपनी, इस स्ट्रक्चरल स्टील की कुछ क्या होती है? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को अपना देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सर हमारे पास डेंसिटी। क्या आता है सर? डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी हम देखते हैं। सबसे पहले तो सर ये डेंसिटी होती क्या है? तो देखो, डेंसिटी होती है आप लोग की मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप लोग की क्या होती है? डेंसिटी होती है। तो अगर हम बात करें अपनी जो हमारे स्ट्रक्चर स्टील है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है? तो इसकी होती है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी होती है। इसी को अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखें तो 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। इस फॉर्म में ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट वेट की, तो यूनिट वेट क्या होता है सर? वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो ये कितना होता है? 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारे पास ये आ जाता है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाता है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है डेंसिटी ऑफ स्टील अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ स्टील कितना? 7850, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाता है? 1000। तो सोल्व करते हैं तो 7.85। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो डेंसिटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है, जिसको हम अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा जो होता है इसकी वैल्यू होती है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास क्या होता है? थर्मल कोफिशिएंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको आप यंग मॉडुलस भी कहते हो। तो एक्चुअली में इसकी रेंज एग्जाम में कई बार पूछी हुई, तो रेंज याद रखना 2.04 इंटू 10⁵ से लेकर के 2.18 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² होती। लेकिन हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसकी जो वैल्यू लेते हैं वो कितनी लेकर के चलते हैं? तो 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। वहीं पर इसी वैल्यू को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एग्जाम में पूछा गया है, कई बार जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे पास जो ई की वैल्यू होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितनी होती है? तो 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसी को गीगा पास्कल में अगर लिखें तो गीगा पास्कल में हम लिख देंगे इसको 200 गीगा पास्कल। कैसे लिखेंगे? तो देखो, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² है, तो इसको कितना लिख सकते हो? 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm² को क्या लिखते हैं हम? न्यूटन पर mm² को लिखते हैं मेगा पास्कल। कितना लिखते हैं? मेगा पास्कल। अब देखो 200 10⁻³ मेगा पास्कल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? गीगा पास्कल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो जो होता है, जो स्ट्रक्चरल स्टील होती है, इसका प्लास्टिक स्टेज में तो 0.3 होता है, और प्लास्टिक रेंज में जो होता है वो कितना होता है? 0.5 होता है। अब इलास्टिक प्लास्टिक तो आपको मालूम ही है कि जब आप तक लोड लगाया और लोड हटाने के बाद अगर अब बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई तो उसको इलास्टिक रेंज बोलेंगे। लेकिन लोड लगाते गए और उसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन आपका आई गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक रेंज बोलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो स्टील होता है आप लोग का वो इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल होता है। कैसा होता है स्टील आपका? इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब देखिए, ई हमको मालूम पड़ चुका है ऊपर 2 इंटू 10⁵ होता है। म्यू हमको मालूम पड़ चुका है, तो आप जी भी निकाल सकते हो। इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? के भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो आपसे पूछेगा एग्जाम में वो आप उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आप लोग के पास ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो हम अगर ग्रेड की बात करें, ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील की, देखो ये अभी हमारा इंट्रो चल रहा है और इसमें कुछ जो आप लोग को मैं बता रहा हूँ यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील की अगर हम बात करें तो इसकी 3 ग्रेड होती हैं, ए बी और सी। 3 ग्रेड होती हैं। ठीक है, तो ए बी सी ग्रेड में हम बात करें Fe410 WA आता है, Fe410 WB, Fe400 WC हमारे पास आता है। अब इनमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन परसेंटेज को लेकर के पूछा जाता है कि किस में कितनी कार्बन परसेंटेज होती है। तो ग्रेड ए में जो होती है 0.23% होती है, ग्रेड बी में 0.22% होती है,
और इसमें जो होती है सीम है वो 0.20% होती है। तो अब देखो कार्बन जिसमें जितना कम होगा वो उतनी ज़्यादा डक्टाइल होगी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है तीनों ग्रेड में से कौन सी ज़्यादा डक्टाइल होता है। तो Fe410 WC ग्रेड जो होती है वो ज़्यादा डक्टाइल होती है। और सबसे कम डक्टाइल कौन सी होती है, तो वो आप लोग के पास होती है Fe410 WA जो होती है वो सबसे कम डक्टाइल होती है। क्लियर। अब सर ये WABC में तो चलो समझ आ रहा है कि ABC ये ग्रेड को बता रहा है, लेकिन ये W किस चीज़ को बता रहा है, तो W बताता है वेल्डेबल स्टील। वेल्डेबल स्टील का क्या मतलब है, तो मैंने आपको बताया था जो जॉइंट आपके बनते हैं वो रिविट से भी बन सकते हैं, वो आप लोग के बोल्ट से भी बन सकते हैं, वो आपके बेल्ट से भी बन सकते हैं। अब कुछ पहले क्या होता था, कुछ हमारे पास स्ट्रक्चरल स्टील जो होती थी ऐसी होती थी जिस पर हम बेल्ट नहीं कर सकते थे, जिस पर हम बेल्ट नहीं कर सकते थे। तो ये बाद में मॉडिफाई होकर हमारे पास ऐसी ग्रेड बनी जो बेल्डेबल है, यानी कि आप इन पे क्या कर सकते हो, अगर आप इनको ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप इन पे क्या कर सकते हो, बेल्ट भी कर सकते हो। इसका ये मतलब है। अब सर ये 410 का क्या मतलब है, तो 410 का मतलब है, 410 का मतलब है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जब आपको मालूम होगा माइल्ड स्टील के लिए, देखिए जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता था वही सेम हमारा यहाँ पे फॉलो होता है स्ट्रक्चरल स्टील में। तो जो हमारे पास कर्व आता है कुछ इस तरीके का कर्व हमारे पास आता है, तो हमको मालूम है ये जो स्ट्रेंथ होती थी हमारे पास जो अल्टीमेट पॉइंट पर मिलती थी वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती थी। और जहाँ पर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता था हमारे पास वो कौन सी होती थी, यील्ड स्ट्रेंथ होती थी। तो ये जो हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमको मिल रही है ये 410 मेगा पास्कल जो है इसकी वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ही होती है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस, कि अगर कोई मेंबर है तो आप उस पर इतनी ही आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेस को अलाउ कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होती है हमारे पास स्ट्रेंथ सेम होती है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या है कि तीनों ही ग्रेड की स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम होती है, बस डिफरेंस होता है तो डक्टिलिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम होती है। इस चीज़ को आप समझ के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है। तो यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल स्टील की जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है FY जिसको हम बोलते हैं, ये डिपेंड करता है हमारा किसके ऊपर, थिकनेस ऑफ प्लेट के ऊपर या थिकनेस ऑफ मेंबर के ऊपर। अगर थिकनेस ऑफ मेंबर जो है हमारे पास लेस देन 20 mm है तो हमारे पास जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी वो 250 मेगा पास्कल होगी। और अगर मेंबर की थिकनेस 20 से 40 mm के बीच है तो हमारे पास जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी वो 240 मेगा पास्कल होगी। और अगर थिकनेस 40 mm से ज़्यादा हो गई मेंबर की, 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उसकी जो हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 230 मेगा पास्कल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जान लेनी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कुछ एडवांटेजेस और हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं हमारे स्टील स्ट्रक्चर के। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो लेस फैब्रिकेशन टाइम होता है। आपको मालूम है कि अगर स्ट्रक्चर स्टील का कोई मेंबर हमें बनाना है, स्ट्रक्चर स्टील अगर बनाना है, उसका कोई स्टील स्ट्रक्चर का मेंबर बनाना है तो उसको बहुत कम टाइम लगता है बनाने में। हाई स्ट्रेंथ होती है पर यूनिट वेट। इसका मतलब क्या है, एक तरफ आप क्या करो, मान लो कि आपने 50 किलो ले ली स्टील, 50 किलो ले लो स्टील, ठीक है, और 50 किलो ले लो RCC। तो जब इन दोनों में देखोगे तो दोनों का वेट तो सेम है लेकिन स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, स्टील की ज़्यादा होगी। तो वही बात कर रहा, हाई स्ट्रेंथ होती पर यूनिट वेट है, ठीक है। साथ में बात करें तो स्टील की कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू होती। अब एक तरफ RCC की बिल्डिंग है, एक तरफ स्टील की बिल्डिंग है, तो इस RCC की बिल्डिंग तोड़ो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन स्टील की बिल्डिंग आप तोड़ोगे तो स्टील को बाद में बेच भी सकते हो आप, क्योंकि उसकी कुछ ना कबाड़ी जो होता है, कबाड़ी वो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दे देगा। तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू भी होती है। ये सब मैंने आप लोग को एस्टिमेशन में पढ़ा रखा है, ठीक है ना, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। उसके बाद करते हैं बात डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो जो हमारी स्टील स्ट्रक्चर होती है उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, हाई कॉस्ट होती है। साथ में कोरोजन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, कई बार यहाँ पे कोरोजन हमको देखने को मिल जाता है क्योंकि स्टील का बना हुआ है और स्टील जैसे ही किसके कांटेक्ट में आती है, मॉइस्चर के और एयर के कांटेक्ट में आती है हमारी, तो उस पर क्या बन जाता है, कोरोजन बन जाता है। तो थोड़ी सी ये भी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। इफेक्ट बाय टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर होता है उसके इफेक्ट आ जाती है, क्योंकि स्टील जो होता है वो हमारा गुड कंडक्टर तो नहीं कह सकते लेकिन कंडक्टर होता है हीट का और लाइट का। हीट का और लाइट का नहीं यार, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, आप लोग का कंडक्टर होता है। तो इसकी वजह से क्या टेम्परेचर भी इसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। और वेरी पुअर फायर प्रूफिंग होती है, फायर प्रूफिंग के मामले में बहुत ज़्यादा हमारा उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को तो मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी मैंने लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ से जा करके भी आप विजिट कर सकते हो। 40 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर नहीं रखूँगा। बाकी अगर मैं इन्हीं चीज़ों को आप लोग को लिख लिख के पढ़ाता तो यही लेक्चर आप लोग का 2 आवर का हो जाता, लेकिन मुझे टाइम बचाना है, ठीक है, और कंटेंट ज़्यादा देना है।
तो और आप लोग को मालूम ही है कि हमारा नारा भी है कि कंटेंट ही है हमारी पहचान। तो यार आप लोगों को कंटेंट कैसा लग रहा है, वीडियो लाइक करके ज़रूर बताना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और उनको बोलना कि इस तरीके की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तभी अपने दोस्तों को रिकमेंड करना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो जा करके देखो, लाइक करो वीडियोस को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। नंबर है आप लोग को फिर से बता देता हूँ, 8077283538 ये नंबर है। इस पर आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल करके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। और एप्लीकेशन डाउनलोड करके मोबाइल नंबर से इनरोल कर लोगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1 मंथ की क्लास 11-12 की ट्यूशन फी जो होती थी उससे भी कम प्राइस में आप लोगों को ये कंटेंट मिल रहा है। तो आप जा करके देखो, वैल्यूएबल कंटेंट लगे तो ज्वाइन करो लेट होने से पहले, क्योंकि इसमें आप लोग को मैं लिमिटेड ही आप लोग को एडमिशन दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।